अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग मुझे देख रहे हैं इल्म की दुनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ नेहा राठौर। और आज हम मौजूद हैं एड फॉरेन के ऑफिस में। अब मजीद जो है अंदर जाके बात करते हैं, देखते हैं इनके ऑफिस की क्या एनवायरनमेंट है, कितने स्टूडेंट्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी सीईओ का क्या कहना है। तो आइए मेरे साथ अंदर और हम चलते हैं और इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। जी, अब हम मौजूद हैं हाफिज साहब के ऑफिस में जो कि सीईओ है एड फॉरेन के। तो आप प्लीज हमें बताइएगा कि स्पेशलिटी आपकी ऑस्ट्रेलिया है ऑब्वियसली, और जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों वीजाज के बहुत इश्यूज आ रहे थे, स्टूडेंट्स को भी मसले हो रहे थे। तो आपसे किस किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आके करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक चेंज आई है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो रिफ्यूज़ल्स में गए हैं। वो क्यों गए हैं, उसकी रीजंस डिफरेंट उन्होंने बताई। डिपार्टमेंट ने भी बताई है कि ओवर एप्लीकेशन सबमिट हुई है, 167% ओवर एप्लीकेशन सबमिट हुई है। और कुछ पाकिस्तान से जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू आया था, जिस वजह से उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल किया। लेकिन जो बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं उनके ऊपर ये रीज़न इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो उन्होंने इस के ऊपर क्विक एक्शन लिया, जिस वजह से बच्चे बहुत से रिफ्यूज़ किए। तो हमारी नज़र में जो रिफ्यूज़ल हुआ है ये रिफ्यूज़ल नहीं है, ये उन्होंने एक जो है कट ऑफ किया है सारा स्टूडेंट्स को जो है, ताकि जो उनका जो बर्डन है, जो एक बैकलॉग लगा हुआ है, उसको क्लियर करने के लिए जो है वो उन्होंने इसको बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक रिफ्यूज़ल्स में डाला है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादती हो चुकी है और डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को जो एडवाइस कर रहे हैं कि बेटा ये आपका जो है ना वो ये एक रिफ्यूज़ल नहीं है, बस आपके साथ एक मिसहैप हो गया, इसको फेस कर लिया आपने, लेकिन इसके लिए हम ना रीअप्लाई करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, स्टाफ आपका आज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस किस किस्म के, क्योंकि इनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स इनके पास पहले आते हैं, फिर ये क्वेरीज लेकर आपके पास आते हैं। इनसे वन बाय वन करके हम लोग जानना चाहेंगे जी किस किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आप लोगों से करते हैं। हाफिज़ साहब, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी जब वीज़ा लग जाता है तो मैं जाकर वहाँ कोर्स कितनी देर बाद तब्दील कर सकता। जब आपको वीज़ा ग्रांट होता है तो उसके ऊपर एक वीज़ा कंडीशन लगी होती है, जिसके ऊपर होता है कि आप चेंज ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो आपको मिसगाइड करते हैं। वो आपको बताते हैं कि कोई बात नहीं यार, कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप उसमें पीआर की तरफ जाते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा की तरफ जाते हैं, या आप वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, उस वक्त मसला होता है। क्योंकि जो उनका लॉ है वो है कि बिफोर 6 मंथ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं मेन कोर्स की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारा डिप्लोमा है 2 साल का, तो बच्चा एक जाता है, वो उसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो वो कहता है कि जनाब मैं जाते ही चेंज कर लेता हूँ। अब लॉ जो कहता है उसके मुताबिक होता है तकरीबन 1.5 साल से पहले आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट जो 6 मंथ बनते हैं, जो मेन कोर्स है वो उसका सेकेंड कोर्स होता है, उसका 6 मंथ आपके गुजरने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता, लोग उसको चेंज कर जाते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ लॉ में चले जाते हैं। उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब वो वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, या पीआर की तरफ जाएंगे, या ग्रेजुएट की तरफ जाएंगे। मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन है। बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं, स्टूडेंट कुछ स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकें साथ में, और कितना बजट है, और उनके आगे क्या चांसेस है कि वो वहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं, या उनके लिए कितने आवर्स अलाउ होते हैं, वर्किंग आवर्स स्टूडेंट्स के लिए। जी, मैं इस बारे में बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि स्पाउस के साथ वीज़ा अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें वीज़ा ग्रांट के चांसेस थोड़े से इतने ज़्यादा हाई नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो है लास्ट रिसेंटली जो है डिप्लोमा लेवल पे वीज़ा ग्रांट किया है, जिसमें डिप्लोमा लेवल पे स्पाउस की फैमिली पूरी अप्लाई हुई है और उसमें उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो उसमें ये लेकिन हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि मेन एप्लीकेंट जो है वो पहले वीज़ा अप्लाई करे, उसके बाद जब वीज़ा ग्रांट हो जाए तो उसके बाद जो है स्पाउस उसके बाद वीज़ा अप्लाई करे आफ्टर 3 मंथ जो है। तो लेकिन हमारी अभी प्रैक्टिस के अंदर जो हमने जो वीज़ा भी ग्रांट किया है, उसके अंदर हमने जो है उसको जॉइंटली वीज़ा अप्लाई किया है, कंबाइन वीज़ा अप्लाई किया है। तो अभी उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, लेकिन मैं इसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं समझता, क्योंकि
हम समझते हैं कि वीज़ा ग्रांट अगर आपने स्पाउस फैमिली के साथ अप्लाई करना है तो आप कोशिश करें कि मास्टर्स लेवल पे या बैचलर डिग्री कम अज़ कम हो। डिप्लोमा लेवल पे रिस्क ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा सर, बहुत सी हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जो कहते हैं कि बच्चे हमने विदाउट आइट्स पे हमने यानी कि अप्लाई करना है बाहर। काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो 4.5 आइट्स पे आते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैंने विदाउट आइट्स पे बाहर यानी कि ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है। तो उनके लिए हमारे पास बेस्ट वे कौन सा हो सकता है? वेल बेसिकली इसमें ये होता है कि कुछ लेवल 1 के कॉलेजेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनको एग्जम्पशंस राइट्स होती हैं, लेकिन एग्जम्पशन राइट्स इस तरह नहीं है कि वो टोटली आपको विदाउट आइट्स से एक्सेप्ट कर लें। उनका अपना एक प्लेसमेंट टेस्ट होता है। उस प्लेसमेंट टेस्ट के ऊपर जो है वो आपको जब आप बच्चा करता है तो उसका स्कोर होता है। स्कोर में अगर बच्चा पास कर जाता है तो उसको जो वेवर मिल जाती है आइट्स की, टॉफल की, पीटीई की, जो है वो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। उसकी बेस पे फिर आपको विदाउट आइट्स हो सकता है, क्योंकि वीज़ा चेकलिस्ट टूल्स ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जो है अगर आप पाकिस्तान बेसिकली लेवल 3 में है, उसके पासपोर्ट को कंसिडर करते हुए हम जब उसको असेसमेंट करते हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और फाइनेंशियल ये दोनों एग्जम्प्ट हो जाती हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन ये कॉलेजेस की अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ कॉलेजेस जो हैं, बल्कि मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, तो हाफिज़ साहब हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो हमारे पास ये पूछते हैं कि अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कौन कौन सा इंग्लिश टेस्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है, आइट्स, पीटी या जो भी है, और अगर उसके अंदर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसे 4.5 किसी का आ जाता है या 5 आ जाता है, तो उसके लिए क्या फ़र्दर रिक्वायरमेंट है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे या कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरह उसका सारा प्रोसीजर हुआ है? पीटीई, टॉफल और आइट्स ये 3 टेस्ट और एक और टेस्ट है वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पाकिस्तान में होता नहीं है बेसिकली। तो ये 3 टेस्ट हैं जो पाकिस्तान से बच्चे करते हैं, तो इसी की बेस के ऊपर जो ना अप्लाई हो जाता है। और दूसरा जो है, अगर किसी बच्चे का लो आइट्स है, स्कोर है, तो वो पॉसिबिलिटी उसकी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिर्फ एलिकोस का इशू होता है। जिसका 4.5 है उसको 20 से लेके 30 वीक्स तक जो है ना एलिकोस लग जाता है। जिसका 5 बैंड्स है उसको जो है 15 से 20 वीक्स का एलिकोस लग जाता है। और अगर मेन कोर्स डिप्लोमा लेवल के 5.5 है, डिग्री की 6 बैंड है और मास्टर्स की 6.5 है। अगर किसी मॉड्यूल में आपका स्कोर आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता तो डेफिनेटली आपको एलिकोस लगता है। एलिकोस कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स होता है इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस। तो उस कोर्स को ऐड करके आपका मेन कोर्स के साथ अटैच करके आपको एक कम्बिनेशन पैकेज दिया जाता है, ताकि पहले एलिकोस पढ़े और उसके बाद मेन कोर्स की तरफ चला जाए। हाफिज़ साहब, मैंने आपसे सवाल करना है कि जो आजकल बच्चों के रिफ्यूज़ हो रहे हैं, जिनकी रीज़न लग रही हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि बच्चा आपने वापस नहीं आना, या इंटरव्यू में जो बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, या फिर कई बच्चों का वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है, और कई बच्चों के जो ये रीज़न लगा देते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक है या ये है, इनका क्या सीन है, इसके ये कैसे हल होगा ये सीन? पाकिस्तान में इस वक्त जो लास्ट 2 मंथ से रिफ्यूज़ल्स आए हैं, तो बहुत सी ऐसी रिफ्यूज़ल्स आई हैं जो अनजस्टिफाइबल हैं। तो हमने भी देखा है कि बच्चा एक जेन्युइन है और जीटी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, लेकिन एम्बेसी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो वाकई रियली इसमें ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने वाकई उसमें बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है उसकी, और उनको यहाँ तक कि वो बग़ैर कंसिडर किए हुए उसको देखे, कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर उसको कह दिया कि ये फ़ेक है। ये एक आध केस में हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। तो लेकिन ये एक ऐसी नहीं है कि आप इसको बड़ा अच्छा रिव्यू बना के उसको एम्बेसी को फोर्स करके बता सकते हैं कि भाई मेरा तो सब कुछ जेन्युइन है, मैं जेन्युइन इंटेंशन के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है। लेकिन आजकल जो एक कंडीशन लगी हुई है कि आप वापस नहीं आएंगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, टाइज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कोई इतने बड़े वो रिफ्यूज़ल्स नहीं हैं, ग्राउंड्स नहीं हैं। हाफिज़ साहब, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बच्चा मैट्रिक के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकता है या नहीं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए आपको कितने फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बराबर के या उनसे कम थोड़े। और दूसरी बात जो पूछी जाती है कि उस बच्चा अंडर एज होता है, उसके साथ उसकी केयर के लिए कोई पेरेंट्स में से कोई जा सकता है या कोई और ब्लड रिलेटिव जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ये मोस्टली इस वक्त बहुत सी इंक्वायरीज़ इसके ऊपर आ रही हैं
कि बच्चे जो है ना अभी मैट्रिक किया होता है तो वो उसके बाद या 9th में या 8th में क्लास में तो वो पूछता है कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। जी डेफिनेटली आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, और इसमें हमने वीज़ा भी ग्रांट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि लेकिन अंडर 18 होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो 19 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन अंडर 18 हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्कूल लेवल पे जो उसकी एक्सेप्टेंस जो है एडमिशन की वो ज़्यादा होती है। अब जो क्लास का बच्चा होगा उसको हम रिकमेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड के मुताबिक जो है स्कूल में अप्लाई करेंगे। मोस्टली कई स्कूल्स विदाउट आइल्स भी ले लेते हैं, और उसमें एक प्लेसमेंट टेस्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके मतलब कर लें। लेकिन फ़ीस का थोड़ा सा इसमें होता है, इसमें 2 एडिशन कॉस्ट होती हैं। एक गार्डियनशिप की कॉस्ट होती है। गार्डियनशिप ये होता है कि आपका बच्चा जो जब अंडर 18 होता है तो उसको वहाँ पे गार्डियनशिप लेनी पड़ती है, और गार्डियनशिप के एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। उसमें तकरीबन डिपॉज़िट जो है वो तकरीबन कुछ $600-700 जो है पर वीक आपको एक्सपेंस पड़ता है। और उनकी ट्यूशन फ़ीस जो तकरीबन $12,000 से फ़ीस स्टार्ट होती है। $12,000 से $18,000 के दरमियान में आपको ट्यूशन फ़ीस आपको मिल जाती है। और इसमें डेफिनेटली वही लिविंग कॉस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी पड़ती है, जिस तरह कॉलेजेस में करते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। और तकरीबन जो है ना $21,041 जो है वो आपको लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है, प्लस आपको ट्यूशन फ़ीस उसकी पूरे साल की होती है, और गार्डियनशिप की कॉस्ट भी उसके अंदर शामिल करते हैं। रह गया आपका पेरेंट्स के साथ जो है कि वो पेरेंट्स साथ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी कर सकते हैं उसमें, लेकिन पाकिस्तान से जो लेवल 3 में कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान से वीज़ा लगने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि नामुमकिन है, मुमकिन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना कि क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के मुतालिक पूछे गए वो बेसिकली आप लोग भी आके इधर ऑफिस में पूछते हैं इनके स्टाफ से, और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो इसी तरह के मोस्टली सवाल जो है वो करते हैं। बिल्कुल, और मैं आप लोग को बता दूं कि नीचे स्लाइड्स पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है और इनकी ईमेल एड्रेस भी चल रही है। तो जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और इनके फ़ोन नंबर पर भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब चलने का टाइम आ गया है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। हम लोग आपके कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ेंगे। मैं चलती हूँ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।